अच्छा समांतर क्रम हो गया था ना। समांतर क्रम क्या होता है? वोल्टेज एक समान लेकिन धारा अलग अलग। पूछेगा समांतर क्रम क्या होता है? वोल्टेज एक समान लेकिन धारा अलग अलग। समांतर क्रम वोल्टेज एक समान लेकिन धारा अलग अलग। चलो हो गया था। यही कारण है कि हम लोग जो किसको गैल्वेनोमीटर किसको मापते हैं? धारा ये वोल्टेज। अच्छा हाँ ये धारा को किससे मापते हैं? अच्छा ये वोल्टेज किससे मापते हैं? वोल्ट। हाँ यही कारण है कि वोल्ट मीटर का जो यूज है हम लोग किस में करते हैं? समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर क्रम। और हम लोग का जो घर का वायरिंग होता है किस क्रम में? समांतर क्रम। पूछेगा घरों का जो वायरिंग होता है किस क्रम में? समांतर। किस क्रम में? समांतर क्रम। हाँ फ्यूज किस क्रम में? ठीक है फ्यूज श्रेणी क्रम है लेकिन घरों का वायरिंग समांतर क्रम में। चलिए ये हो गया। अच्छा घरों में समांतर क्रम में यंत्र जुड़ा जाता है जहाँ वोल्टेज क्या होता है? हर जगह समान होता है, इसीलिए हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि वोल्टेज हर जगह क्या हो? समान हो। वोल्टेज क्या हो? समान हो। कितना टाइम हो देखो तो, वोल्टेज हर जगह क्या हो? समान हो। अच्छा आप देखो धारा समान, अब यहाँ ट्रिक दिया है, धारा समान वोल्टेज अलग अलग होता है। कम श्रेणी क्रम में धारा एक समान होगा, वोल्टेज अलग अलग। किसमें? श्रेणी क्रम में। पास क्रम क्या होता है? वोल्टेज समान लेकिन धारा अलग अलग होता है ना। चलिए अब देखिए श्रेणी क्रम में स्विच जोड़ते हैं, फ्यूज जोड़ते हैं, एमसीबी जोड़ते हैं, एमीटर जोड़ते हैं, झालर लाई, ये सब किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। लेकिन वोल्ट मीटर, घर की वायरिंग, सभी घरेलू जो उपकरण किस क्रम में? पार्स क्रम। किस क्रम में? पार्स यानी हाँ। चलिए हो गया। अब आता है गैल्वेनोमीटर। क्या आता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत उपकरण। अच्छा यह बहुत ही कम धारा किसको? बहुत पूछेगा बहुत कम एम्पियर की धारा को मापने किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। किसका? गैल्वेनोमीटर। हाँ ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। या पूछेगा बहुत कम मात्रा नहीं माइक्रो एम्पियर। कैसा? माइक्रो नहीं बहुत कम एम्पियर की धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर है ना। अब आता है ओमीटर। क्या आता है? ओमीटर। ओमीटर द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। क्या करते हैं? पूछेगा ओमीटर द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। अच्छा इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में समांतर क्रम? श्रेणी क्रम में। जो ओमीटर होता है उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में। अच्छा अब देखिएगा एक आदर्श ओमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। पूछेगा आदर्श ओमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य। आदर्श ओमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। चलिए एक आदर्श ओमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। देखिए अगर गैल्वेनोमीटर को ओमीटर बनाना, क्या करना? ओमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर में एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगाया था। एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगाया था। एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगाया था। चलिए अब आता है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। पता है वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मापता है। क्या करता है? वोल्टेज। जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है? वोल्टेज मापता है। पूछेगा वोल्ट मीटर का क्या काम है? वोल्टेज को मापना। वोल्टेज को मापना। चलिए यह परिपथ में समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर क्रम। पूछेगा वोल्ट मीटर परिपथ में किस क्रम में? समांतर क्रम लगता है। अच्छा एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने, किसको? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रृंखला में सीरीज में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उच्च प्रतिरोध। क्या लगाते हैं? उच्च प्रतिरोध। चलिए यहीं तक छोड़ देते हैं फिजिक्स है ना, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर बायोलॉजी भी है क्या। चलिए कल से हम लोग फिर व्हीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा केमिस्ट्री आज पढ़ लेते हैं। कल केमिस्ट्री पीरियडिक टेबल पढ़े तो इसी को रिवाइज करेंगे आज है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कल हम लोग क्या पढ़े थे केमिस्ट्री में? पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा बताइए सबसे पहले किसका नियम आया था? डोब्रेनर। किसका? डोब्रेनर। कब? 1817 में। 1817 में। पूछेगा सबसे पहले किसका आया था? डोब्रेनर 1817 में। उसके बाद किसका आया? न्यूलैंड का। किसका आया? न्यूलैंड का 1866 में। अष्टक नियम। उसके बाद किसका? मेंडली का। किसका? सबसे लास्ट में मोस्ले। किसका? मोस्ले 1913 में। चलिए आप बताइएगा डोब्रेनर का जो परमाणु डोब्रेनर का जो आवर्त सारणी था परमाणु संख्या पर था कि भार पर था? हाँ भार पर। किसका था? भार पर। ठीक है हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा डोब्रेनर जो है कितना ग्रुप दिया परमाणु के लिए? कितना ग्रुप? 3 को। कितना? तीनों दिया था ना। 3 तत्व का समूह 3 को दिया था है ना। पहला क्या था? लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन कैल्शियम बेरिलियम स्ट्रोंशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों को ट्राइड दिया था ना। चलिए अच्छा बताइएगा उत्प्रेरक की खोज किसने किया? डोब्रेनर। किसने किया? डोब्रेनर। चलिए ठीक है। उसको किसका आया? न्यूलैंड्स अष्टक आया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया था ना। अच्छा बताइए न्यूलैंड्स जो है न्यूलैंड्स वो अपना आवर्त सारणी खोज कब किया? 1866 में। कब किया? 1866 में। अच्छा बताइएगा कि न्यूलैंड्स का जो आवर्त सारणी उसमें कितना तत्व? 56। कितना था? 56। पूछेगा न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी कितना तत्व था? 56। कितना था? 56। अच्छा न्यूलैंड्स का जो आवर्त सारणी था किस पर आधारित था? द्रव्यमान पर कि भार पर? परमाणु संख्या पर?
किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। चलिए ठीक है ठीक है। अच्छा, पहला वाला तो तत्व गुना 8वां वाला तत्व के जैसा होगा, यही कहा गया था। और जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है केवल हल्के तत्वों पर लागू हुआ था। किस तत्व पर? हल्के तत्व पर। अच्छा, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो कैल्शियम तक ही मान था। कहाँ तक? कैल्शियम तक। अच्छा, न्यूलैंड से आवर्त सारणी कितना था? 56। कितना था? 56। और यह कहाँ तक लागू था? कैल्शियम तक। यही से इंपॉर्टेंट बात था न्यूलैंड में। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना किसका? मेंडलीव का। किसका? मेंडलीव का। अब किसका पढ़ना? मेंडलीव का। अच्छा, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसकी खोज दामित्री मेंडलीव ने 1869 में। कब? 1869 में। पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी खोज कब हुई? 1869 में। 1872 में मेंडलीव की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में छपी। किस पत्रिका में? एक जर्मन पत्रिका में छपी। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया। किस टेबल आधार पर? परमाणु। पूछेगा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी किसकी? मेंडलीव की। पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर है कि नहीं? संख्या पर? परमाणु भार या द्रव्यमान पर। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना तत्व था? 63। कितना था? 63। पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना तत्व की खोज हुई? 63। कितना? 63 पूछा जाएगा। बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुल कितने तत्व खोज हुई? 63। चलिए, अच्छा, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तत्व को, हाँ, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के संबंध में स्थापित किया, है ना। वो परमाणु द्रव्यमान से तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण है उसको क्या किया? स्थापित किया संबंध। चलिए, अच्छा, इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। किसके किस बारे में? आवर्त और वर्ग के बारे में। अच्छा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में सुनिए, मेंडलीव के आवर्त जो है ना, आवर्त को क्या बोलते हैं? क्षैतिज कतार। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार था उसको क्या बोला जाता था? आवर्त। क्या बोला जाता था? आवर्त। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार था उसको क्या बोलता था? आवर्त। उदर कतार को वर्ग। उदर कतार को वर्ग। क्षैतिज कतार को आवर्त, उदर कतार को वर्ग कहा जाता था, है ना। हाँ, अभी वही है। चलिए, ठीक है। अच्छा, तत्वों के रासायनिक गुण का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। चलिए, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ गुण देख लीजिए। क्या गुण है? सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया। क्या? सारे उपलब्ध तत्वों को सजा दिया। कुछ खाली स्थान छोड़ा, जब भी खोज हो उसी स्थान पर लिखा जा सके, है ना। मेंडलीव ये किया था, कुछ तत्वों के लिए क्या किया? खाली स्थान छोड़ दिया, ताकि इसीलिए कि जो भी तत्व का खोज होगा उसको वहाँ रखा जाएगा। अच्छा, जबकि अक्रिय गैस की खोज हुई तो उसे बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए बाईं ओर रखा गया, है ना। अक्रिय गैस की खोज उसको कहाँ रखा? बाईं ओर, है ना। ये भी पूछा जाता है कि अक्रिय गैस को आवर्त सारणी में किधर रखते हैं? बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर। बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी का अब गुण दोष देख लीजिए। हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। हाँ, क्या दिया यहाँ? हाँ, सुनिए, यहाँ क्या दिया है? बाईं ओर रखा। ई मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना है। मोस्ले ये भी उसी का है। हाँ, बाईं तो इधर हो जाएगा, पता नहीं क्या लिखा है। हाँ, मेंडलीव का है, लेकिन हो सकता है गलत होगा, आपको लगता है कि? लेकिन दाईं ओर होगा ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को बाईं ओर की दाईं ओर रखते हैं, तो इधर से दाईं ओर हो जाएगा ना, है क्या। चलिए, इसको देख लेना है ना, एनसीईआरटी बुक में। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष देख लीजिए। क्या दोष है? हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। जो हाइड्रोजन है उसको स्थान नहीं दिया। अच्छा, समस्थानिक का भार अलग अलग होता है, जो कि अलग अलग स्थान मांगता है, लेकिन वो क्या किया? एक ही स्थान रखा था। चलिए, हाइड्रोजन को तीन समस्थानिक था ना, तीनों के लिए अलग अलग स्थान रखा था? नहीं रखा था, नहीं रखा था। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार निकेल को कोबाल्ट से पहले होना चाहिए, जबकि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा, जो कि गलत बात था। अच्छा, मेंडलीव ने असमान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा। कुछ कुछ ऐसे तत्व को रखा जिसका गुण क्या था? असमान था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कुछ ऐसे तत्वों को रखा गया जो कि जिसका गुण क्या था? असमान था। क्या था? असमान था। क्या था? असमान। और ये मोबाइल को थोड़ा सीधा कर दो, हल्का करो, हल्का सा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों क्या गया? असमान, घूम गया थोड़ा सा, उसको नहीं, खाली मोबाइल पकड़ करो, घुमा दो मोबाइल को, सीधा करो मोबाइल को। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। चलो, ठीक है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें क्या किया? कुछ असमान वाले गुण को एक साथ रख दिया ना। क्या किया? एक साथ रख दिया। चलिए, इस प्रकार मेंडलीव का आवर्त सारणी खत्म हो गया ना। अभी जो कौन चल रहा है? मोस्ले का। किसका? अब प्रेजेंट में किसका आवर्त सारणी चल रहा है? मोस्ले का। पूछेगा वर्तमान में किसकी आवर्त सारणी यूज करते हैं? किसका? मोस्ले। किसका? मोस्ले या मोस्ले। चलिए, अब मोस्ले का आवर्त सारणी पढ़ते हैं। अब बताइएगा, मोस्ले का जो आवर्त सारणी, इसी को क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। पूछेगा मोस्ले का आवर्त सारणी क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सा आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी
मोसले ने 1913 में बताई। कब बनाई? 1913 में। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने कब बनाई? 1913 में। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने कब बनाई? 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले ने दिया। किसने दिया? मोसले ने। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? मोसले। ठीक है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले ने कहा कि जो तत्वों का भौतिक गुणधर्म होता है किसके? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, है ना? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो मोसले का आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर, है ना? बढ़ते हुए, कैसा? बढ़ते हुए परमाणु संख्या, ये ध्यान रखना है। चलिए, मोसले का आवर्त सारणी में क्या नियम है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, है ना? चलिए अब बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए कहाँ? आधुनिक जो आवर्त सारणी है तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है ना? आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, या नाभिक में आवेश, बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, या कहीं कहीं बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, या नाभिक में आवेश की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर, है ना? दोनों में कोई भी मिल सकता। यही दिया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, या दूसरा नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर क्या है? आधारित है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त है? 7। कितना? 7। पूछेगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी कितना आवर्त है? 7। कितना आवर्त? 7। आधुनिक आवर्त सारणी कितना आवर्त है? 7 आवर्त। कितना आवर्त? 7 आवर्त। अच्छा, आवर्त किसको बोलेंगे? बोलिए तो। हाँ सुनिए, आवर्त उधर क्षैतिज का होगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्त। ऐसे ऐसी जो है छत के समांतर उसको क्या बोलेंगे? आवर्त। क्या बोलेंगे? आवर्त। क्या बोलेंगे? हाँ वर्टिकली, है ना? नहीं, हॉरिजॉन्टली होगा, क्षैतिज को बोलते हैं। सुनिए, छत के समांतर जो होता है ना, ऐसे ऐसे छत के समांतर, उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज। तो वही क्या हो जाए? आवर्त। क्या होगा? आवर्त। इस प्रकार 7 आवर्त है ना, ऊपर से नीचे तक कितना है? 7 है। लेकिन वर्ग कितना है? 18। वर्ग कितना है? 18। वर्ग कितना है? 18। हाँ, कॉलम कितना? 18 का है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। आवर्त में जो तत्वों की संख्या होता है लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है ना? चलिए ठीक है। अब आवर्त निकालने की विधि देखिए, आवर्त निकालने की विधि। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखिए, ठीक है ना? वैसे मान लिया पहला फास्फोरस, क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस परमाणु संख्या कितना है? 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 5 होगा। क्या होगा? 2 8 5। चलिए 5 होगा ना। इसमें कक्षा की संख्या अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। क्या होगा? 3। हाँ, 1s 2s 2p 3s होता है ना। ये सब जब कीजिएगा तो ये देखा जाता है जो अंतिम कक्षा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता है। हाँ हाँ ठीक है, ये किस में होगा? तीसरा में। चलिए ये निकालने के लिए आप देख लेना खुद, है ना? चलिए अच्छा, ये ध्यान रखना कि पहला आवर्त में कितना धातु है या तत्व कितना है? 2। कितना? 2। पूछेगा कि पहला आवर्त कितना तत्व है? 2। इसमें कोई धातु नहीं है, केवल गैस है। पहला जो आवर्त उसमें क्या है? केवल गैस है। पूछेगा ऐसा कौन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें केवल गैस है? कौन सा? पहला। कौन सा? पहला। पहला आवर्त में क्या है? केवल गैस है। पहला आवर्त में क्या है? केवल गैस है। चलिए, इसमें कोई भी धातु नहीं है। दूसरा आवर्त में कितना तत्व है? 8। कितना है? 8। दूसरा आवर्त में 8। पूछेगा दूसरा आवर्त कितना तत्व? 8 तत्व। दूसरा आवर्त में कितना तत्व? 8 तत्व। चलिए तीसरा आता है, तीसरा में कितना है? 8। पूछेगा तीसरा आवर्त में कितना तत्व? 8 तत्व। तीसरा आवर्त में 8 तत्व। तीसरा आवर्त में 8 तत्व। चौथा में 18। पूछेगा चौथा में कितना है? 18। चौथा में 18। अब पांचवा में भी 18। पांचवा में 18। छठा में 32। छठा में 32। सातवां भी अधूरा है। सातवां क्या है? अधूरा है। मुझे सातवां आवर्त क्या है? अधूरा है। सातवां आवर्त अधूरा है। कोई दिक्कत है ना? सातवां आवर्त में भी तत्व की खोज हो ही रहा है। एक बार बोलिए तो पहला आवर्त कितना धातु? एक भी धातु नहीं। पहला आवर्त में एक भी धातु नहीं, लेकिन तत्व 2 है। दोनों क्या है? गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा में 8। तीसरा में 8। चौथा में 18। पांचवा में 18। छठा में 32। सातवां भी अधूरा है। चलिए अच्छा, हाँ सुनिए, आप बताइएगा कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्ग की संख्या कितना है? 18। कितना वर्ग है? 18। कितना है? और 18। चलिए कितना है? 18। चलिए अच्छा, वर्ग में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होता है। वर्ग में जो तत्वों की संख्या होता है लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। चलिए अब वर्ग निकालने का तरीका दिया। अब पहला वर्ग में जो पहला वर्ग है उसको किस नाम से जानते हैं? क्षार धातु। क्या आता है? क्षार धातु। आवर्त सारणी का पहला वर्ग किस नाम से? क्षार धातु। पूछेगा पहला वर्ग क्षार धातु। पूछेगा आवर्त सारणी का पहला वर्ग किस नाम से होता है? क्षारीय धातु। कौन सा धातु? क्षारीय। इंग्लिश में
अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन मेटल। चलिए दूसरा क्या है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। पूछे दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु, दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए दो को याद रखना, पहला क्या है क्षारीय धातु, पहला क्षारीय धातु, दूसरा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, या अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए तीसरा है बोरोन फैमिली, तीसरा क्या है बोरोन फैमिली, तीसरा बोरोन फैमिली। चौथा कार्बन फैमिली, चौथा कार्बन फैमिली। अच्छा 15वां आता, 15वां जहरीला होता, क्या होता जहरीला या पिक्टोजेन बोलते हैं, जहरीला या पिक्टोजेन है ना, पॉइजनस या पिक्टोजेन। जो 15वां आवास सारणी, कौन सा 15वां आवास सारणी जो 15वां ग्रुप है उसको जहरीला बोलता, क्या बोलता जहरीला या पॉइजनस या पिक्टोजेन, पिक्टोजेन। अच्छा 16वां को चाल्कोजेन, 16वां को चाल्कोजेन। पूछेगा आवर्त सारणी का 16वां ग्रुप क्या कहलाता है चाल्कोजेन, क्या कहलाता है चाल्कोजेन, चाल्कोजेन क्या कहलाता है चाल्कोजेन। चलिए चाल्कोजेन या काल्कोजेन, चाल्कोजेन या काल्कोजेन है ना, चौ बोलिए या को बोलिए है ना, सी से इसका उच्चारण करना। चलिए 17वां क्या है हेलोजन, 17वां हेलोजन, 17वां क्या है हेलोजन। 18वां अक्रिय गैस, 18वां अक्रिय गैस, अक्रिय गैस किसमें 18वां में। अच्छा अब देखिए 11वां मृदा धातु, 11वां क्या है मृदा धातु, 11वां में मृदा धातु। आप 12वां में उड़नशील धातु, 12वां में उड़नशील धातु। पूछेगा 12वां आवर्त में कौन सी धातु उड़नशील, 12वां में उड़नशील, 12वां में उड़नशील। 11वां में मृदा धातु, 11वां मृदा धातु। ये हो गया ना, ये सब पूछा जाता है कि क्षारीय मृदा धातु किसको बोलेंगे, क्षारीय धातु किसको बोलेंगे, जहरीला किसको बोलेंगे, हेलोजन किसको बोलेंगे 17वां को, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप किसको बोलेंगे, शून्य समूह 18 को। चलिए ये सब हो गया ना। सुनिए आप वर्ग और उपवर्ग निकालने के लिए खुद से सीखना होगा ना, यहाँ डिस्कस इसको क्या करना, खुद से इसको कलम कॉपी लेके बैठ के सीख लेना। चलिए अब आता है, अब बताइएगा ये जो आवर्त सारणी है इसको ब्लॉक में बांटा गया, किसमें ब्लॉक में बांटा गया ना, मतलब अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसको उस ब्लॉक में दे दिया है ना। इस प्रकार आवर्त सारणी में कितना ब्लॉक है 4, कितना ब्लॉक है 4, कितना 4 SPDF, कितना है SPDF। तो मतलब परमाणु का कितना उपकक्षा होता है, 4 होता है, कितना 4 होता है SPDF। चलिए इसी प्रकार से उपकक्षा के आधार पर ही बांटा गया इसको है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुनिए, जिस धातु का यानी या जिस तत्व का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाके इसमें S उप कक्षा में, सॉरी जिस धातु का यानी जिस तत्व का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन S उप कक्षा में, किसमें S उप कक्षा में जाएगा उसको S ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे S ब्लॉक का एलिमेंट, क्या बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। चलिए तो S ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 या NS2, जो शॉर्ट फॉर्म है यानी OMC ऑटोनोमस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS1 या NS2। अच्छा अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में जाता है S, किसमें S। अच्छा इसमें वर्ग की संख्या कितना है 2। पूछेगा S ब्लॉक में कितना वर्ग होता है 2, S ब्लॉक में कितना वर्ग 2। पूछा जाता है कि S ब्लॉक में कितना वर्ग 2, S ब्लॉक में 2 वर्ग। चलिए S ब्लॉक में कितना वर्ग है 2। चलिए ठीक है ना, वर्ग 1 और वर्ग 2। अच्छा वर्ग 1 को क्या कहता है क्षारीय धातु, वर्ग 1 को क्षारीय धातु, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। अच्छा वर्ग 1 में केवल एक अधातु हाइड्रोजन, क्या है एक धातु हाइड्रोजन है। अच्छा वर्ग 1 में क्या है केवल हाइड्रोजन है। अच्छा वर्ग 1 में जो है केवल धातु न है, अधातु है हाइड्रोजन, हाँ मतलब धातु ना एक भी, धातु एक भी नहीं है, और दोनों क्या है गैस है, दोनों क्या गैस है, ओ सॉरी आवर्त में। चलिए ओ चलिए हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक है हाँ, वर्ग 1 में केवल एक अधातु क्या है हाइड्रोजन, यही देना सॉरी हाइड्रोजन ऐसे ना आता है, ठीक ठीक हेल इनऑर्गेनिक के रूप से फिर होता है। चलिए वर्ग 1 में केवल क्या एक अधातु हाइड्रोजन। पूछेगा वर्ग 1 में केवल एक धातु क्या अधातु क्या है हाइड्रोजन, बाकी क्या है सब धातु, बाकी सब क्या है धातु, अरे ये धातु है। अच्छा वर्ग 1 का ट्रिक है हेल इनऑर्गेनिक के रूप से यार, यानी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम है ना फ्रांसियम यही सब है ना। चलिए अच्छा वर्ग 2 का दूसरा नाम क्या है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा इसका जो वर्ग 2 का जो OMC होता है NS2 क्या होता है, क्या होता है NS2, क्या होता है NS2। इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए 2 बार। इस वर्ग 2 में जितना भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी कितना होता है 2, कितना होता है 2। चलिए कितना होता है 2। अच्छा चलिए ये तो S ब्लॉक हो गया ना, S ब्लॉक में कितना वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 2। अब हम लोग आते हैं P में, किसमें P में। चलिए किसमें P में। चलिए 13 से 18 P जो ब्लॉक है 13 से लेके 18। पूछेगा
पी ब्लॉक में कौन कौन सा वर्ग आता है? 13 से लेके 18। 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16, 17 और 18। ये किसमें आएगा? पी ब्लॉक। किसमें? पी ब्लॉक। तो बताइए पी ब्लॉक कुल कितना वर्ग आता है? 6। कितना? 6। अच्छा, इस पी ब्लॉक में कौन आएगा? जिस भी तत्व का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा। किसमें जाएगा? यानी पी उप कक्षा में जाएगा, तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। चलिए पी ब्लॉक में देखिए, अच्छा पी ब्लॉक कहाँ से? 13 से लेके 18। 13 से लेके 18, चलिए हो गया। अच्छा, सबसे 18वां में क्या आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नेट्रॉन आता है ना। चलिए उससे पहले क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है ना। चलिए अब आता है डी ब्लॉक। क्या आता है? डी ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक जो है ना, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक का सभी तत्व धातु है। क्या है? सब धातु। पूछा जाता है डी ब्लॉक का सभी तत्व क्या है? धातु। ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा ब्लॉक है आवर्त सारणी में, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसका सभी तत्व क्या है? धातु है? कौन सा होगा? डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ऐसा तत्व है, डी ऐसा ब्लॉक है जिसका सारा तत्व क्या है? धातु। क्या है? धातु। चलिए डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? संक्रमण धातु। क्या है? संक्रमण तत्व। क्या है? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक दूसरा नाम संक्रमण तत्व। चलिए डी ब्लॉक देखिए, वर्ग 2 से लेकर 13, वर्ग 2 से लेकर 13, वर्ग 2 से लेकर 13 है ना, 2 से 13 के बीच में। हाँ, जो कि वर्ग 3 से 12 वर्ग तक है। 3 से 12, 3 से 12 तक आता है। 3 से 12 तक आता है। अच्छा, अब आता है एफ ब्लॉक। क्या आता है? एफ ब्लॉक। क्या आता है? एफ ब्लॉक। चलिए जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश करेगा उसको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा है ना। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। पूछेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। क्या है? अंतः संक्रमण। एफ ब्लॉक का दूसरा नाम अंतः संक्रमण तत्व। चलिए अच्छा, एफ ब्लॉक को 2 भाग में बांटा गया। क्या? 2 भाग में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। सुनिए लेंथेनाइड जो है सेरिलियम, सुनिए सेरिलियम से लेके लुटेनियम, तो 58 से लेके 71, 58 से लेके 71 ये होता है लेंथेनाइड। और जो एक्टिनाइड आता है थोरियम 90 से 103, लॉरेंसियम तो होता है ना। अच्छा देखिए, अब देखिए रेडियो सक्रिय तत्व लेंथेनाइड से किसमें आता है? लेंथेनाइड। जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व किसमें आएगा? लेंथेनाइड। कितना किसमें आएगा? लेंथेनाइड में। जितना भी रेडियो सक्रिय हो किसमें आता है? लेंथेनाइड में। चलिए ठीक है, अब आता प्रमुख वर्ग उसका गुण। प्रमुख वर्ग उसका गुण। अब देखिए वर्ग 1 को क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग 1 का दूसरा नाम क्षारीय धातु। अच्छा, वर्ग 1 को केरोसिन में डुबा, किसमें? केरोसिन में। जितना भी सोडियम हो गया, पोटेशियम किसमें रखते हैं? केरोसिन में। क्यों? क्योंकि ये सब हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। ये सब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? जलने लगता है। क्या करता है? जलने लगता है। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा क्या होगा? जलने लगेगा। क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। ठीक है ना। हाँ, लगभग धातु बहुत क्रियाशील होता है, इसीलिए खाली हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये लगभग क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए किसमें डुबा रखते हैं? केरोसिन में। किसमें? केरोसिन में। चलिए अब आता हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। क्या है? हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये भी पूछा जाता है, बताइए ऐसा कौन सा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। पूछो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। चलिए हाँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? क्षारीय धातु के समान। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसके समान? क्षारीय धातु के समान। पूछेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान होता है। चलिए अच्छा, अब आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। यह सबसे हल्की धातु। क्या? सबसे हल्की धातु है। पूछेगा सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। चलिए सबसे हल्की धातु लिथियम। अच्छा, चाकू किसको काटा जाए? सोडियम। किसको? सोडियम। ऐसी धातु कौन सी जिसको चाकू काटते हैं? सोडियम। चलिए अच्छा, यह अम्ल या पानी या अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, करने पर हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अच्छा, सोडियम समुद्री पानी से मिलता है। किसमें? समुद्री पानी में। जो समुद्री पानी होता है उसमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है ना, उसमें सोडियम है। चलिए अच्छा, सोडियम पीली ज्वाला के साथ जलता है। कैसे? पीली ज्वाला के। पूछेगा सोडियम कैसे जलता है? पीली ज्वाला के साथ। सोडियम कैसे जलता है? पीली ज्वाला के साथ। चलिए अब आता पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है हथेली पर रखने पर गल जाता है। किसमें? हथेली पर। जो पोटेशियम है उसको जब हथेली पर रखिएगा ना क्या होगा? जल जाए। क्या होगा? गल जाए। पूछेगा पोटेशियम को हथेली पर रखने पर क्या होता है? गल जाता है। पोटेशियम को हथेली में रखने पर गल जाता है। चलिए पोटेशियम बारूद का अवयव है। क्या? किसका अवयव है? बारूद का। पूछेगा पोटेशियम किसका अवयव है? बारूद का। किसका अवयव है? बारूद का। चलिए अब आता है क्षारीय मृदा धातु। क्या आता है? क्षारीय मृदा धातु। सुनिए चलिए, क्षारीय जो मृदा धातु है उसको संयोजकता कितना आता है? 2। कितना आता है? 2। वही ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरो 2 बार। वर्ग 2। चलिए हाँ, वर्ग 2 का आता है। अच्छा,
इसके बाद सिक्का धातु क्या आता? सिक्का। सुनिए, CuAgAu, CuAg और Au, CuAg और Au, इसको बोलते हैं क्वाइंज मेटल। क्या होते हैं? क्वाइंज मेटल या सिक्का धातु। क्या बोलते हैं? सिक्का धातु। Cu हो गया, Ag हो गया और Au हो गया। इसका यूज किसमें करते हैं? सिक्का में। किसमें करते हैं? सिक्का में। इसीलिए इसको सिक्का धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्का धातु। पूछेगा सिक्का धातु किसको बोलते हैं? CuAg और Au। चलिए, चालकता का क्रम बताइए। सबसे अधिक चालकता किसमें होता है? Au में, तब Ag में, तब Cu में। अच्छा, सबसे अधिक तन्यता की बात करें। हाँ, Ag नहीं, Au में होगा। सबसे अधिक चांदी में, तब सोना में। हाँ सुनिए, नहीं, चालकता सबसे अधिक चांदी में, तब सोना में, तब तांबा में। तन्यता की बात करें सबसे अधिक सोना, तब चांदी में, तब तांबा में। आघातवर्धकता की बात करें सबसे अधिक चांदी में, है ना? Ag में सिल्वर हुआ ना। हाँ हाँ, Ag में सिल्वर सबसे ज्यादा सिल्वर में होता है ना। अर्जेंटम, हाँ गलती दिया, लेकिन सबसे अधिक चांदी में होता है ना? सुनिए, उसको चांदी और तन्यता सबसे ज्यादा सोना। हाँ, सबसे अधिक आघातवर्धकता Au में, तब Ag में, तब Cu में। चलिए, अब कॉपर का उपयोग तड़ित चालक में करते हैं। तड़ित चालक किसका बनाता है? कॉपर का। किसका? कॉपर का। पूछेगा तड़ित चालक किसका बनाता है? कॉपर का। अच्छा, कॉपर का उपयोग घर के वायरिंग में करते हैं, विद्युत अर्थिंग में करते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया जाना धातु यही था। क्या था? तांबा ना, कॉपरे था ना। सबसे पहले जो हिस्ट्री में यूज हुआ था किसका? तांबा का। चलिए, अच्छा, अब आता सिल्वर। क्या था? सिल्वर, ये आर लिख दिया, सिल्वर। सिल्वर के आभूषण बनाने करते हैं रिले परिपथ में। किसमें? रिले परिपथ में। अच्छा, उसके बाद आता है इसकी चालकता सबसे अधिक होती है ना, दिया हुआ ना कि जो चांदी है उसकी चालकता क्या सबसे अधिक। अच्छा, AgCl, ये AgBr का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं। पूछेगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? AgBr AgCl, AgBr AgCl। पूछेगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम बोराइड का यूज किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में। किसमें? फोटोग्राफी में। हाँ सॉरी, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में। चलिए, आप बता AgI क्या था? AgI सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा में। पूछेगा कृत्रिम वर्षा का किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, AgI। पूछेगा कृत्रिम वर्षा में किसका यूज करते हैं? AgI, सिल्वर आयोडाइड। अच्छा, वायु में मौजूद सल्फर से अभिक्रिया करके चांदी सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाता है, जिसे चांदी क्या होता है? गाढ़ निकाला होता है, चांदी काला होता है ना। चलिए, अब होता है सोना। क्या आता है? सोना। ठीक है, सोना के तन्यता और आघातवर्धकता दोनों क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या आता है? ज्यादा होता है। चलिए, सोना का उपयोग किसमें करते हैं? आभूषण में। अब छोड़ देंगे, सोना का उपयोग आभूषण में, सोना का उपयोग आभूषण में। सोना चांदी प्रकृति में, अच्छा, सोना और चांदी पूछा जाता है। सोना और जो चांदी है प्रकृति में, प्राकृतिक अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में, यानी फ्री स्टेट में होता है ना? क्या होता है फ्री स्टेट में? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करता। सुनिए, यही कारण है कि इसका मूल्य ज्यादा होता है ना, तब ना इसका वैल्यू घटता है, इसका चमक कभी घटता है। क्या है? ये रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसका चमक नहीं घटता। चलिए, अब क्या करते हैं? केमिस्ट्री यहाँ छोड़ देते हैं, है ना? अब लोग थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लेते हैं क्या? चलिए, बायोलॉजी का लूसेंट लाओ। चलो, कल हम लोग क्या पढ़े थे बायोलॉजी में? हार्मोन पढ़े थे, है ना? पादप हार्मोन। चलिए, ट्राउमाटिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना? बताइए। अच्छा, बताइएगा कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन। कौन सा है? जिबरेलिन। प्राथमिक वृद्धि वही कर रहा है। चलिए, आप बताइएगा। अच्छा, जिबरेलिन का काम क्या है? पौधे को लंबा करना, लंबा को। अच्छा, साइटोकिनिन क्या करता है? सेल करता है, और पौधे को लंबा भी करता है, जीर्णता को रोकता है, और प्लांट में RNA और प्रोटीन को बनाता है। अच्छा, एब्सिसिक एसिड क्या है? पौधे की वृद्धि को रोकता है, एब्सिसिक एसिड पौधे की वृद्धि को रोकता है। चलिए, इन वृद्धि होता है हार्मोन के बाद। एथिलीन का काम क्या है? हाँ, एकमात्र हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में जो फल को पकाता है। अच्छा, फ्लोरिजेंस को क्या बोलते हैं? फूलों को खिलाने वाला हार्मोन, है ना? पूछेगा फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजेंस। चलिए, अब बताइए ट्राउमेटिन क्या है? हाँ, नहीं, घायल अंग को भरता है, पौधे को जो घायल अंग है उसको क्या करता है? भरता है। चलिए, आज हम लोग को पादप रोग पढ़ना। क्या पढ़ना? पादप रोग। क्या पढ़ना? पादप रोग। पादप रोग में सबसे पहले हम लोग विषाणु से होने वाला। किससे होने वाला? विषाणु से। प्लांट डिजीज में सबसे पहले हम लोग किससे? विषाणु से। विषाणु से होने वाला रोग पढ़ते हैं। चलिए, पहला रोग